हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआर सीवी प्रजापति और आज हम लेकर के आए हैं फार्म एनिमल वेलफेयर का अ, इससे रिलेटेड जितने भी 2 मार्क, 5 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, सर बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कैसे तैयारी करें, कैसे क्वेश्चन आएगा? तो ये सब चीज़ों को हम देखते हुए हमने सोचा कि ये क्लास ले लेते हैं, क्योंकि आपकी परेशानी समझिए हमारी परेशानी, है ना? हम आपके लिए ही यहाँ बैठे हुए हैं और आपको जितना भी कोई भी प्रॉब्लम हम इतना प्रयास करेंगे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना पाए, है ना? और यही सब चीज़ें सोच कर के मैंने ये मुहिम स्टार्ट किया है। यदि आपका साथ रहा, तो हम ज़रूर एक साथ जीतेंगे, है ना? बाकी मैं प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी प्रयास करना है कि जितने भी साथियों तक ये लेक्चर पहुँच सके, आप बताएँ कि हमारे जो भैया हैं, वो प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किनके लिए? सब आप लोगों के लिए। तो आप लोग जितना सपोर्ट करवाएँगे, जितना सपोर्ट करेंगे, है ना? जितने भी बच्चों तक पहुँचाएँगे, तो इस मध्य प्रदेश के टॉप में आने से हमें फिर कोई नहीं रोक सकता है ना? तो आपको प्रयास करना है कि हमारा जो एमपी वेटरनरी है ना? जिस प्रकार से यहाँ खतरनाक लेवल के क्वेश्चन ईएसवी बनाया जाता है, उसको हम भेज सकें, उसके एग्ज़ाम को हम भेज सकें, इसके लिए हमें वर्क करना है। और एक इम्पोर्टेंट जानकारी बता दूँ कि आपको रक्षाबंधन के दिन एक बेस्ट अनाउंस होने वाला है। हमारी जो टीम है, जो भी जितने प्रोफ़ेसर हैं, वो उनके मुहिम के द्वारा, तो वो चाह रहे हैं कि आप करिए। तो मैं रक्षाबंधन के दिन आपको आप मेरे से बात करेंगे उस दिन मैं जो भी होने वाला है यहाँ की प्रोसेस प्रक्रियाएँ, मैं बताने वाला हूँ। तो आप उस लेक्चर पे उस पॉडकास्ट में जुड़ना मत भूलिएगा, है ना? तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। चलिए बात करते हैं कि फार्म एनिमल वेलफेयर पशु कल्याण में, तो इसमें क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं सर? तो बात करते हैं कि 2 मार्क के। 2 मार्क की बात करते हैं तो पशु कल्याण की 5 स्वतंत्रताएँ एवं 3 आर्य सिद्धांत को समझाइए। ये आ सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन में। लेकिन यही कैसे आएगा 2 मार्क के क्वेश्चन में? तो आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखिए कि पशु कल्याण की 5 स्वतंत्रताएँ को लिखिए, है ना? फिर सेकंड क्वेश्चन आएगा कि पशु कल्याण में कार्यरत 3 आर्य सिद्धांत का विस्तार बताइए या समझाइए, है ना? ये लिखिए। ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं क्वेश्चन का प्रकार बता रहा हूँ। अब आपको पशु कल्याण की 5 स्वतंत्रताएँ में आखिर लिखना क्या है? आखिर हमारे पशु में, है ना? जैसे हम अपने कल्याण के बारे में अच्छा सोचते हैं, ऐसे ही गवर्नमेंट ने पशुओं के लिए भी सोच के रखा है। आखिर उन्हें किन-किन चीज़ों की स्वतंत्रता है? तो उन्हें है भूख और प्यास और कुपोषण से स्वतंत्रता। यानी ना तो उन्हें भूखा रखा जाए, ना ही प्यासा और ना ही कुपोषण से वो ग्रसित हों। वहीं असुविधा और असुरक्षा से स्वतंत्रता, यानी उन्हें कोई भी सुविधा का उल्लंघन ना हो, यानी कि असुविधा बिल्कुल ना हो और असुरक्षा यानी कि वह सुरक्षित रहें। गवर्नमेंट का कहना ये है, यानी कि उन्हें उचित आवास की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उचित आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। दर्द और चोट बीमारियों से स्वतंत्रता, सामान्य व्यवहार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, डर और मानसिक तनाव से स्वतंत्रता। तो आपका एक क्वेश्चन तैयार हुआ यहाँ से। यस, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है? याद रखना है। अब टाइम थोड़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ी विस्तार से नहीं समझा पाऊँगा, आपको याद करना है और जहाँ समझना है, आपको तुरंत बताना है भैया समझ नहीं आया। मैं बैठा हूँ ना, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक? फिर प्रिंसिपल ऑफ 3 आर्य सिद्धांत को समझाइए, है ना? फार्म एनिमल वेलफेयर में प्रिंसिपल ऑफ 3 आर्य सिद्धांत को समझाइए, आखिर ये 3 आर का मतलब क्या होता है? तो आपको याद रखना है रिप्लेसमेंट, सेकंड का रिडक्शन और थर्ड का रिफाइनमेंट। आखिर सर ये रिप्लेसमेंट होता क्या है? पशुओं के स्थान पर अन्य तकनीकों का उपयोग, पशुओं के स्थान पर अन्य तकनीकों का उपयोग करना ये रिप्लेसमेंट कहलाता है। रिडक्शन क्या कहलाएगा? तो प्रयोगों में न्यूनतम पशुओं का उपयोग करना और रिफाइनमेंट का मतलब होता है प्रयोग के दौरान दर्द व तनाव को न्यूनतम करना। और 2 नंबर के क्वेश्चन में एज़ इट इज़ यदि ये लिखते हैं तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता और कोई नंबर काटे तो आप मेरे को बताइए, है ना? अपन फिर प्रयास करेंगे कि और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। कंटेंट हमारे पास बहुत सारा है और हम कंटेंट पढ़ कर के हम अपने आप को वो साबित कर सकते हैं कि हम जिस काम के लिए यहाँ 4 लाख रुपए देने आए हैं, वो हम प्राप्त करेंगे। आप मेरे से वादा करिए कि आपको
ये लेक्चर अच्छा लग रहा है कि नहीं? आप मेरे से वादा करिए कि जो भी समझ नहीं आएगा आप मेरे को ज़रूर बताएँगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप मेरे को ज़रूर बताएँगे और अपन सब मिल कर के सॉल्व करेंगे। बाकी आगे बहुत अच्छी अनाउंसमेंट होने वाली है, आपको ज़रूर जुड़ना है उसपे। हमारे साथ रहिएगा, ज़रूर बेहतर कुछ अच्छा करेंगे। चलिए बात करते हैं, ये 2 क्वेश्चन हमने समझ लिया और ये 2 क्वेश्चन के ऊपर मैंने मर्ज भी कर दिया है कि पशु कल्याण की 5 स्वतंत्रताएँ एवं 3 आर्य सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, तो आपको करना है। इन्हें बार-बार लिखें, बार-बार पढ़ें, क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन आना है। मेरे पे भरोसा रखिए। ठीक? इसके बाद संस्थाएँ एवं कल्याणकारी कार्यक्रम, है ना? यानी कि एसपीसीए एवं यूथनेसिया लिख के दे देगा 2 नंबर के क्वेश्चन में एसपीसीए एवं यूथनेसिया लिख के दे देगा। यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि ये एनेस्थीसिया का ही एक प्रकार होता है ना? लेकिन यूथनेसिया का मतलब ये होता है कि यदि यदि कोई जानवर बीमारी से पीड़ित है ना? और वह बीमारी के कारण खूब दर्द झेल रहा है और वेटरनरी डॉक्टरों के द्वारा बोल दिया गया है कि यह बीमारी इलाज के लायक संभव नहीं है, यानी कि हम इलाज कर देंगे तो पर भी ये खत्म नहीं होगी। इस स्थिति में हमारी सरकार ने गवर्नमेंट जो नियम बनाई है कि ऐसे जानवर को आप दर्द दर्द रहित यानी कि हमें क्या देना है, मौत देना है। यानी कि हम हम क्या करते हैं कि यूथनेसिया का उपयोग करते हैं, यानी कि बिल्कुल दर्द मुक्त हम उसे फिर मृत्यु दे देते हैं। क्योंकि ये बताइए, है ना? क्योंकि ये बताइए यदि यदि वो दर्द से पीड़ित है, ना तो उसका इलाज होना ना कुछ, तो ऐसे पशु प्रॉब्लम में आएँगे, है ना? परेशान रहेंगे, दर्द होगा, है ना? तो इस स्थिति में सरकार ने यूथनेसिया का सिस्टम बनाया है ना? एसपीसीए ये जिला स्तर पर पशु क्रूरता रोकने पीसीए एक्ट 1960 में लागू हुआ था, है ना? लागू करने व घायल पशुओं के इलाज हेतु कार्यरत संस्था होता है कौन? एसपीसीए और इसका फुल फॉर्म यदि आप इस लेक्चर को अच्छे से ले रहे हैं, यदि आप मेरे को कुछ मानते हैं, भाई मानिए, सर मानिए, जो मानना है वो मानिए। आपको ये ज़रूर बताना है कि एसपीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है, तब मैं समझूँगा कि नहीं आप हमारे साथ लग कर के कार्य कर रहे हैं। ठीक है? दया एवं मृत्यु यानी कि यूथेनेसिया यूथेनेसिया असाध्य बीमारी यानी कि जिसका कोई साध्य ना हो, जिसका कोई इलाज ना हो, वैसे बीमारी या अत्यधिक शारीरिक पीड़ा से ग्रसित पशु को वैधानिक विधि जैसे एनेस्थेटिक ओवरडोज द्वारा दर्द रहित मृत्यु दिया जाता है। यानी एनेस्थीसिया का प्रकार मैंने बताया, जब हम ओवरडोज कर देंगे तो कहीं न कहीं फिर वो धीरे-धीरे जब देखिए अब एनेस्थीसिया के भी चरण होते हैं कि एनेस्थीसिया में कैसे-कैसे पशु जा रहा है, फिर एनेस्थीसियस कैसे अपने चेतन मन में आ रहा है, तो ये सब चीज़ें। फिर मैं आपको वेटरनरी सर्जरी में टीचर पढ़ाएँगे जो भी आगे आने वाले हैं ना। एबीसी कार्यक्रम एवं एडब्ल्यूबीआई क्या होता है? तो एबीसी का फुल फॉर्म भी आ सकता है, एडब्ल्यूबीआई का फुल फॉर्म आ सकता है, ये 1 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ। एबीसी का मतलब होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल और एडब्ल्यूबीआई का मतलब होता है एनिमल वेलफेयर, है ना? बोर्ड। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि एबीसी क्या होता है? आवारा पशुओं जैसे मुख्यतः कुत्ता हो गया, उसकी आबादी नियंत्रण हेतु नसबंदी एवं रेबीज टीकाकरण का मानवीय कार्यक्रम संचालन किया जाता है। फिर वो चाहे गौशाला के द्वारा हो या फिर देखा जाए तो वेटरनरी हॉस्पिटल जितने भी संस्था यदि वहाँ उपस्थित हैं, है ना? नगर पालिका जो है वहाँ वहाँ से क्या होता है एबीसी कार्यक्रम लॉन्च किया जाता है। वहीं बात करते हैं एडब्ल्यूबीआई क्या होता है सर? तो पशु कल्याण बोर्ड जिसे हम कहते हैं, स्थापना 1960 में हुई थी। ये एक्ट 1960 के एक्ट तहत 1962 में हुई, है ना? और इसका मुख्यालय जो है बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में क्या बोला? एडब्ल्यूबीआई का मुख्यालय बल्लभगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा में है। ये 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये आ सकता है ओटी की बात कर रहा हूँ, ये आ सकता है, ये याद रखिएगा। एडब्ल्यूबीआई स्थापना कब 1960, पीसीए एक्ट कब लागू 1960, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए, बात करते हैं हमारे 4 क्वेश्चन हो गए यहाँ से। है ना? परिवहन नियम एवं फार्म पशु तनाव से 2 अंक के क्वेश्चन देखते हैं। तो पशु परिवहन नियम, है ना? पशु परिवहन नियम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट रूल्स इन एनिमल यानी एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट के रूल लागू होंगे, तो आगे हमें क्या करना है? सुविधाएँ प्रदान करना है। ले जाते समय उन्हें क्या करना है? सुविधाएँ प्रदान करना है। ये नहीं कि अ, हम एक नॉर्मल सा ट्रक है और उसपे हम 50, 60, 70, 80 एक जगह लादे जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं पशुओं को, फिर क्या होगा? तनाव में आ जाएँगे, है ना? तो सुविधाएँ, यात्रा के दौरान पशुओं हेतु पर्याप्त स्थान, वेंटिलेशन, भोजन एवं पेय जल का व्यवस्था अनिवार्य है।
है ना? 7 से 8 घंटे जैसे ही होते हैं तो उन्हें रेस्ट के लिए पशुओं को र यानी कि नीचे उतारें या छोड़ें, ठीक है ना? इसके बाद चलें। तो ये सब चीज़ें होती हैं। प्रतिबंध और उन्हें टाइम-टाइम पे भोजन भी दें, ऐसा नहीं कि आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनके स्वतंत्रताओं के साथ हीनता करेंगे। आप उन्हें टाइम से भोजन दें, पानी दें और उन्हें रेस्ट भी दें, है ना? जिससे कि वह तनाव मुक्त रहें और कम से कम पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएँ, है ना? यानी कि जितना भी कंटेनर जो ट्रक है, जो ट्रॉली है, उसके क्षमता के अनुसार ले जाएँ, है ना? प्रतिबंध क्या हुआ? प्रतिबंध का मतलब बीमार, गंभीर, घायल एवं गर्भावस्था के अंतिम चरण वाले पशुओं को ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना चाहिए। ये हमारा कौन कहता है? अपना जो फार्म पशु कल्याण है, ये यानी कि वो कहते हैं, ये यानी इसीलिए हम लोग तो पढ़ते हैं ना कि हम एक अच्छी व्यवस्थाएँ अपने जो पशु हैं उन्हें हम प्रोवाइड कर सकें, है ना? फिर बात करते हैं फार्म पशुओं में तनाव, है ना? फार्म पशुओं में तनाव लिख के आ जाएगा 2 नंबर पे, है ना? तो मुख्य कारण क्या होगा? अत्यधिक गर्मी या सर्दी, आवास में भीड़-भाड़ एवं खराब आवास प्रबंधन के कारण हो सकता है। अब ये जो अत्यधिक गर्मी या सर्दी में ये जो अ, ज एक-एक 2-2 शब्द में बताया है, ये ये देखा जाए तो 1-2 पॉइंट हो सकते हैं, 3 पॉइंट हो सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। लक्षण की बात करते हैं तो सुस्ती, दूध उत्पादन में अचानक कमी, हाँफना एवं असामान्य व्यवहार हो सकता है। ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं और आपको इतना ही लिखना है। कॉपी भरने से कभी नंबर नहीं मिलते। आपका कंटेंट जो है प्रोटेक्टिव होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। आई बात समझ में? जिससे कि टीचर पढ़े और तुरंत समझ आ जाए। अब हमने कितने क्वेश्चन यहाँ से देख लिए हैं, है ना? ये सब हमने 7 से 5, 6, 8 क्वेश्चन हमने देख लिए। अभी हम दूसरी पीडीएफ भी खोलेंगे, उसमें भी देखते हैं कि हमने तैयार किया है। हम 2 दिन लेक्चर डिले हुआ है, इसीलिए कि जो भी कंटेंट जाए, बेहतरीन जाना चाहिए। चलिए बात करते हैं कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 पीसीए एक्ट 5 नंबर में कन्फर्म है, लिख लो। 5 नंबर में कन्फर्म है पीसीए एक्ट, है ना? ये दंडनीय अपराध एवं प्रावधान, है ना? तो पशु को बेवजह मारना, पीटना या अत्यधिक भार ढोने के लिए मजबूर करना, पर्याप्त भोजन, स्वच्छ पानी या उचित आश्रय न देना, बीमार या घायल पशु से काम काम लेना या उसे बेसहारा छोड़ देना, पशुओं की अवैध लड़ाई जैसे मुर्गी की लड़ाई हो गई, सांड युद्ध का आयोजन हो गया, अंग भंग करना, प्रतिबंधित दवा इंजेक्शन लगाना, कानूनी कार्रवाई की बात करते हैं तो उल्लंघन करने पर जुर्माना एवं कारावास हो सकता है। तो ये हमारे पीसीए एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, पॉइंट हैं, इन्हें आप लिख लीजिए और 5 नंबर का जैसे क्वेश्चन है मैंने बताया, तो आपको 5 नंबर के अनुसार इसे अच्छे से लिख लेना है और पढ़ना है ना? मैंने पॉइंट बताया है कि आपको थोड़ा-सा समझ आ जाए। है ना? फिर बात करते हैं डेयरी एवं पोल्ट्री फार्मों में पशु कल्याण की क्या भूमिका है? डेयरी एवं पोल्ट्री फार्मों में पशु कल्याण की भूमिकाएँ लिखिए 5 नंबर में क्वेश्चन। डेयरी फार्म कल्याण मानक क्या होता है? तो आवास हो गया, बिछावना हो गया, पोषण हो गया, स्वस्थ हो गया। यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग में या फिर डेयरी फार्मिंग में आवास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे खुला होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, है ना? ओपन आवास या लॉज हाउसिंग सिस्टम होना चाहिए। फिर बात करते हैं बिछावन, बिछावन कैसे होना चाहिए? जो फर्श है वहाँ नॉन स्लिपरी मैटर्स या पर्याप्त सूखी बिछावन होना चाहिए जिससे कि शीतलन ना बने और यदि पशु गौशाला में देखना कभी जा करके, पशु बैठता है, उसे यदि नहीं पलटाए और वहाँ नमी है तो वो सड़ने लगता है नीचे से। क्या? यानी कि देखा जाए तो कितना क्रूरता अपनाया जा रहा है, वो बेचारे बेज़ुबान पशुओं के लिए। तो हमारा भी हमें पढ़ने का क्या मतलब है? हम भी आगे जाकर के ये सब चीज़ों को सुधार सकें। आप इस काबिल बनिए, हम इस काबिल बने। आई बात समझ में? जैसे पोषण हो गया, स्वच्छ पेयजल देना चाहिए, है ना? संतुलित आहार देना चाहिए, है ना? और टाइम-टाइम पे उन्हें पानी, भोजन, इलाज, वैक्सीनेशन ये सब कराना चाहिए। तो आपको ये लिखना है। डेयरी फार्म कल्याण मानक को विस्तार पूर्वक समझाइए, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। पोल्ट्री फार्म कल्याण मानक, है ना? तो आवास प्रणाली हो गया, अभी ये तो ऊपर-ऊपर आएगा क्योंकि ये सेकंड बैच है नया सिलेबस के अनुसार और हम एक-एक चीज़ नया सिलेबस के अनुसार दे रहे हैं। आवास प्रणाली, केज फ्री सिस्टम या डीप लिटर प्रणाली को बढ़ावा देता है ना? वेंटिलेशन हो गया, इसका तापमान, इसकी आर्द्रता, हानिकारक अमोनिया जो उत्पन्न हो जाती है यदि हम साफ-सफाई ना करें तो, है ना? इनमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभावी नियंत्रण करना चाहिए। स्थान प्रबंधन की बात करते हैं तो कसमसाहट या कसमसाहट जो होती है ना कसमसाहट जिसे कहते हैं, कसमसाहट का मतलब अंदर ही अंदर भपकता है, गर्मी उत्पन्न होती है भीड़-भाड़ में, है ना? उससे क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए जिससे कि जो हमारा पशु है वह तनाव में ना जाए। आई बात समझ में? आ रही है ना? ठीक है। नहीं आए बताया करो।
ठीक है? फिर बात करते हैं पशु परिवहन के कल्याणकारी मानक को विस्तार पूर्वक वर्णन करिए या परिवहन सावधानियों को समझाइए या पशु परिवहन के दौरान परिवहन में उपयोग होने वाली जो सावधानियाँ हैं या बरतने योग्य सावधानियाँ हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक समझाइए। तो लोडिंग या अनलोडिंग हो गया, स्थान का आवंटन, भोजन व विश्राम, मौसम व चिकित्सा, यानी कि लोडिंग लोडिंग के दौरान या अनलोडिंग के दौरान रैंप का ढाल सुगम होना चाहिए, नहीं कि वो बेचारा आ रहा है, फिसल के गिर गया, वहीं हड्डी टूट गई। तो ऐसा नहीं, पशु गिरे या चोटिल ना हो, है ना? स्थान का आवंटन की बात करते हैं, तो वाहन में ओवरलोडिंग प्रतिबंधित होना चाहिए, है ना? ये नहीं कि ओवरलोड कर लिए, बेचारे वहीं दब रहे हैं एक-दूसरे पर और यदि गलती से पलट-सलट गया, तो वो भी खत्म और वो तो जो 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 ट्रक ब ड्राइवर वो भी खत्म। वो तो कूद भी जाएँगे, है ना? लेकिन ये जो हमारे बेजुबान पशु हैं, उनका क्या हाल होगा? है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। भोजन व विश्राम, उन्हें टाइम-टाइम से भोजन दें, विश्राम दें, है ना? 8 घंटे से कम नियमित अंतराल पर विश्राम देना उन्हें अति आवश्यक होता है ना? जैसे हम ही लोगों को कोई भर ले एक ट्रक पे एकदम ठोस-ठोस के साला 4 दिन तक लगातार चल रहा है ना? यहाँ तो 2 घंटे नहीं रुक पा रहे हैं हम लोग, है ना? तो ऐसा होता है। मौसम और चिकित्सा की बात करें, धूप, बारिश से त्रिपाल, सुरक्षा एवं पशु चिकित्सा का फिटनेस प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं प्राकृतिक आपदाओं में पशु कल्याण की रणनीतियों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। लिखते जाइए। प्राकृतिक आपदाओं में पशु कल्याण रणनीति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो आपदा के पूर्व हमें क्या रणनीति अपनाना चाहिए, आपदा के दौरान क्या रणनीति अपनाना चाहिए और आपदा के बाद क्या रणनीति अपनाना चाहिए। यानी कि हमें आपदा से पहले क्या करना चाहिए, यानी कि आपदा नहीं आई है, आपदा के दौरान यानी आपदा आ चुकी है तब क्या करना चाहिए और आपदा के बाद यानी कि आपदा चली गई है तब हमें क्या करना चाहिए, है ना? आया समझ में? अब बात करते हैं आपदा से पहले प्री डाइजेस्टर, है ना? सुरक्षित ऊँचे स्थानों की पहचान करें। यदि बाढ़ संभावित क्षेत्र है, यदि देखा जाए तो भूस्खलन संभावित क्षेत्र है या फिर यदि देखा जाए तो हमारा जो अ, भूस्खलन हो गया, बाढ़ हो गया और बहुत सारे जो भी आपदाएँ होती हैं, यदि लग रहा है कि संभावित क्षेत्र है, तो हमें सुरक्षात्मक जगह का इस पहचान करना चाहिए, जिससे कि हम आपातकालीन आने से पहले स्थिति आने से पहले हम वहाँ जानवरों को पहुँचा सकें। जैसे आपातकालीन चारे, यानी कि चारा नहीं मिल रहा है, तो उस चारे को कैसे संग्रहित करके और फिर उस टाइम पे हम खिला सकें। दवाओं हो गया, पेयजल हो गया, बफर का स्टॉक हो गया, ऐसे तैयार करना। है ना? यानी कि हर एक चीज़ जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कहीं न कहीं आपातकालीन समय में हमारे उपयोग आ सकती हैं, उनका हमें क्या करना है, तैयार करना है और संग्रहित करना है। आपदा के दौरान यानी आपदा के समय क्या करें, बंधे हुए पशुओं को खोलें और तुरंत उन्हें ऊँची स्थान पर ले जाएँ, सुरक्षात्मक स्थान पर ले जाएँ। विशेष रेस्क्यू टीम को सूचित करें और संकटग्रस्त पशुओं का सुरक्षित निष्कासन करें, उन्हें बचाएँ। आपदा के बाद क्या करें, तो महामारी रोकने हेतु टीकाकरण एवं कीटाणु शोधन करना चाहिए, उन्हें सुरक्षात्मक आवास प्रदान करना चाहिए, मृत पशुओं का सुरक्षित निपटान करना चाहिए और आपातकालीन पशु चिकित्सा शिविरों का क्या करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए और बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कि जितने भी बेज़ुबान बचें, वह देखा जाए तो कहीं न कहीं वह सुरक्षित रहें। आई बात समझ में? हमें पढ़ना भी इसीलिए है कि हम इस चीज़ के लिए बने हैं, तो इतना मेहनत करेंगे कि कहीं न कहीं बोलेंगे कि हम लोग अच्छा कार्य किए हैं और जब आप अच्छा कार्य करते हो, तो अंदर से टसन आता है कि मैं दूसरे से कम नहीं हूँ, है ना? और मेरे जैसे बनने के लिए व्यक्तियों को स्ट्रगल करना हो। क्यों? क्योंकि हम अभी कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं मानवीय वध क्या होता है? ह्यूमन स्लॉटर एवं इसके मानक परिस्थितियों का वर्णन करें, तो बूचड़खानों में कल्याणकारी मानक, है ना? यानी कि जैसे परिभाषा की बात करें, ये आएगा, ये आपको याद करना है। मैं ये नहीं कहता ये आएगा, नहीं आएगा, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो याद होने चाहिए बस। बस, ठीक है? मैं ये नहीं कहता कि ये आएगा, पता चले कि क्लिप निकाल के यूनिवर्सिटी तो फिर मेरा बैंड बज जाए। ऐसा नहीं है, आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता। मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इन्हें आपको याद रखना है। जैसे वध से पूर्व पशु को बिना दर्द और डर के अचेत करने की वैज्ञानिक प्रक्रिया, है ना? यानी हमें वध करना है भैया, तो हम ऐसे तड़पा-तड़पा के नहीं मारेंगे, है ना? हमें क्या करना है कि स्टनिंग की विधियों का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे बात करते हैं यांत्रिक हो गया, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल हो गया और केमिकल हो गया।
कैप्टिव बोल्ट पिस्तौल का इस्तेमाल करके या फिर इलेक्ट्रिक स्टनिंग का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस स्टनिंग। हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देते हैं उस बाड़े पे यानी बंद बाड़े पे, वहाँ पशु को डाल देते हैं, फिर गैस सुंघा देते हैं, क्या हो जाएगा एनेस्थेटिक हो जाएगा, है ना? इलेक्ट्रिक स्टनिंग यानी कि करंट देते हैं जिससे कि वो क्या हो जाता है, मर जाएगा, ठीक है ना? कैप्टिव बोल्ट पिस्तौल, है ना? तो ये इनके बारे में विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है, ऐसा नहीं है कि इतने ही करके, है ना? मैं ये सब थोड़ी-सी बताने के लिए मैं ऐसे किया है। फिर बात करते हैं मानक विश्राम स्थल में चारा पानी, दूध दूसरे के सामने बध ना करना एवं दूसरे पशु के सामने क्या करें हम बध ना करें, नहीं देख कर के वो घबरा जाएगा। फिर गर्भवती पशु का वध पूर्णतः प्रतिबंधित करना चाहिए। है ना? आवारा पशु प्रबंधन संस्थाएँ के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, कैसे क्वेश्चन आएगा? आवारा आवारा पशु प्रबंधन संस्थाएँ के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आवारा पशु रिलेटेड कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं? गौशाला हो गई, गौसदन हो गया और क्या हो गया? कांजी हाउस हो गया। कांजी हाउस ज़्यादातर ग्रामीण एरिया में खोले जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब प फसल लगी रहती है और जब पशु मालिक के द्वारा पशुओं को छोड़ दिया जाता है आवारा, तो उन्हें कंट्रोल करने के लिए हम कांजी हाउस में डालते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसे क्या बोलते हैं, स्थानीय निकाय या पंचायत द्वारा संचालित यह एक संस्था होती है जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले या लावारिस पशुओं को अस्थायी आश्रय प्रदान करती है। कैसे 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 आश्रय प्रदान करेगी? अस्थायी, यानी कि पशु मालिक जाकर के उसे ला भी सकता है ना? फिर बात करते हैं गौशाला। ये समाज या ट्रस्ट के द्वारा संचालित ये संस्थाएँ होती हैं, है ना? ये दुधारू हो गए, बूढ़े हो गए, अस्वस्थ एवं बेसहारा गोवंशों की स्थायी देखभाल का स्थल होता है ना? और जो गौसदन होता है, ये जंगल दूर-दराज स्थित आश्रय स्थल होता है। यह केवल अन्न उत्पादक व वृद्ध गौवंश की प्राकृतिक मृत्यु तक देखभाल करता है, यानी कि वह कोई काम के नहीं रह गए। कोई काम के नहीं रह गए। जैसे मान लो कोई गाय थी और उसका यूट्रस खराब हो गया, उसे निकाल कर के तो कोई काम की नहीं रही, तो फिर क्या करते हैं, उन्हें गौसदन में भेज देते हैं, यानी कि उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु तक देखा जाए तो उसका देखभाल किया जाता है, उसे भोजन दिया जाता है, यानी कि हम गौसदन में अन्न उत्पादक जानवरों को रखते हैं। गौशाला में दुधारू, बूढ़े, अस्वस्थ एवं बेसहारा जानवरों को रखते हैं और कांजी हाउस में स्थानीय निकाय के द्वारा संचालित होने वाली ये संस्था होती है। और जब फसलों को नुकसान करने लग जाएँ पशु, तो सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम पशुओं को अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? है ना? तो आपको मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं दूसरा दूसरा अपना पीडीएफ जो हमने तैयार किया था, उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है? चलिए, ये हो गया। नहीं, ये वाला देखते हैं। हाँ। वाह! बस, बस आप मेरे को आधा घंटा दीजिए। आधा घंटा नहीं, मान लीजिए 1 घंटा दीजिए क्योंकि संपूर्ण है। समझ रहे हैं? पशु कल्याण एवं अधिनियम, ठीक? चलिए बात करते हैं, फार्म पशु कल्याण मैंने जो बता दिया, है ना? फार्म पशु कल्याण और एक कांजी हाउस हो गया, गौशाला हो गया, आईएईसी हो गया, ये 2 नंबर के क्वेश्चन बता रहा हूँ, है ना? एवं पशुगमन से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएँ, है ना? जैसे बात करते हैं फार्म पशु कल्याण 2 नंबर में आएगा, है ना? कृषि एवं डेयरी फार्मों में पाले जाने वाले पशुओं के स्वस्थ आवास, पोषण और शारीरिक व मानसिक सुख-सुविधा का ध्यान रखा जाता है, किसमें? फार्म एनिमल वेलफेयर में। ये आपका क्या है परिभाषा है, एक परिभाषा लिखना है और उसकी 5 स्वतंत्रताएँ लिख देना है ना? तो 5 स्वतंत्रताएँ जैसे भूख-प्यास से मुक्ति हो गई, असुविधा से मुक्ति हो गई, दर्द हो गया, बीमारी से मुक्ति हो गई, प्राकृतिक व्यवहार की अभिव्यक्ति एवं भय से मुक्ति, उचित वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, स्वच्छ पेयजल एवं संतुलित आहार सुनिश्चित करने की ज़रूरत होती है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन हुआ। कांजी हाउस की बात करते हैं, तो ये इसके आगे परिभाषा लिखेंगे, आवारा, लावारिस या फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले पशुओं को अस्थायी रूप से रखने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा संचालित, तुरंत मैं दिमाग में आपके डालने में प्रयास करता हूँ। कैसे? कैसे? कांजी हाउस का मतलब होता है यार स्थानीय निकाय, गाँव में। कांजी का मतलब गाँव में, याद रखो गाँव में। गाँव में क्या होता है? पंचायत होता है। पंचायत में क्या होगा? सरपंच होगा। सरपंच के द्वारा क्या किया जाएगा? उसके पास तो शिकायत जाएगी ना, भैया कि हमारा धान चरवा लिया। 10-15 गइया इसे छोड़ दिया हमारे गाँव हमारे उसमें धान धान वाले खेत में और कहीं न कहीं मेरी पूरी फसल चौपट हो गई। सरपंच साहब अब हम का करी? तो बोलेगा बोलेगा, "कौन किया है ऐसा? सभी पशुओं को पकड़ के लाओ।" और एक हम बाड़ा बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे सभी पशुओं को रख देंगे। बोलेगा, "अरे गुरु तब तो बढ़िया है यार, मज़ा आ जाई तब फिर।" तो फिर वो जाएगा लेकर के और वहाँ रख देगा। उसी को हम बोलते हैं कांजी हाउस। लेकिन सरपंच उसे हमेशा थोड़ी खिलाते रहेगा।
अस्थायी रूप से रखेगा उसे कि जिस दिन तक कटाई नहीं हो जाती सभी फसलों की तब तक ये पशु यहीं रहेंगे। इसके बाद हम छोड़ देंगे। कब छोड़ेंगे? जब पशु मालिक आएगा और कुछ पैसा देगा। उल्लंघन तो किया है ना भैया तू, है ना? तो ये सब करेगा, है ना? तो ये हुआ। और मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं, फसलों की सुरक्षा हो गया, सड़क दुर्घटनाओं पर रोक तथा पशुओं को सुरक्षित आश्रय देना, है ना? पशु स्वामी से जुर्माना वसूल करके, मैं बोला था ना, पशु स्वामी से जुर्माना वसूल करके पशु वापस सौंपा जाता है, अन्यथा नीलाम किया जाता है ना? गौशाला, गौसदन एवं पशुगमन, पशुगमन भी आ सकता है, पशुगमन लिख देगा 2 नंबर में, सिर्फ इतना ही लिखता है और आप तो देख लिए होंगे, है ना? तो गौशाला जो होता है दुधारू, वृद्ध, बीमार एवं निराश्रित गौवंश के पालन-पोषण, नस्ल सुधार हेतु सेबी संगठनों द्वारा संचालित होता है। लेकिन जो गौसदन होता है, वो अनुपयोगी, अस्वस्थ एवं वृद्ध गायों को उनके जीवन के अंतिम समय तक प्राकृतिक वातावरण में भोजन-पानी देने हेतु स्थापित होता है। मैं बोल रहा हूँ कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है क्योंकि 2 क्वेश्चन के भी आ सकते हैं इसी चीज़ से। ये पूरा हिंदी में लिख देगा और बोले गौसदन, गौशाला, है ना? कान्जी हाउस, तो आपको फिर गौसदन पे लगाना होगा टिक। फिर बात करते हैं पशुगमन आखिर क्या होता है ना? बेस्टिलिटी, तो मनुष्य द्वारा किसी पशु के साथ किया जाने वाला अप्राकृतिक लैंगिक कृत्य का मतलब ऐसा होता है कि कोई मादा पशु है, और उसके उसके साथ यदि कोई इंसान जो ह्यूमन है, वो गलत लैंगिक कृत्य करता है ना? याद रखना है, लैंगिक कृत्य करता है, तो हम उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पशुगमन कहते हैं और इसकी कानूनी स्थिति होती है, ये जानिए कि भारतीय न्याय संहिता आईपीसी की धारा 377 के तहत, है ना? यदि यदि मेल फीमेल के साथ कोई लैंगिक कृत्य करता है गलत रूप से तो 376, लेकिन जानवरों के लिए 377 याद रखना है, 376, 377, 376 इंसानों के लिए, 377 पशुओं के लिए, है ना? तो याद रखना है, संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध, यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आता है तथा इसके लिए कठोर कारावास एवं प्रावधान की ज़रूरत होती है, प्रावधान करता है। तो आई बात समझ में? चश्मा नहीं है तो मैं थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही है। संस्थागत पशु नैतिकता समिति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, है ना? आईएईसी लिखा रहेगा, संस्थागत पशु नैतिकता समिति से क्या समझते हैं? 2 नंबर में। तो ये भी 4 आर अप्लाई करता है। 4 आर अप्लाई करता है, कैसे? कि आईएईसी का आगे तो आप फुल फॉर्म याद रखें कि इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी। आई बात समझ में? परिभाषा प्रयोगों हेतु पशुओं का उपयोग करने वाले प्रत्येक अनुसंधान संस्थान में गठित एक संविधिक समिति होती है। अब 4 आर इसमें भी लागू होते हैं, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, रिफाइनमेंट और रिहैबिलिटेशन, है ना? लेकिन लेकिन उसमें जो 3 आर था, उसमें रिहैबिलिटेशन नहीं था, लेकिन इसमें है। रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? संभव हो तो पशुओं के स्थान पर विकल्प चुनना। रिडक्शन का मतलब प्रयोग में पशुओं की संख्या न्यूनतम रखना, है ना? प्रयोग में पशुओं की, अब ऐसा नहीं कि कोई भी पशु को उठाए और तुम प्रयोग करने लग गए, रिसर्च कर रहे हो, बने साइंटिस्ट बन रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। उसके लिए भी नियम कानून होते हैं, है ना? ऐसा नहीं किसी को उठा करके तुम रिसर्च करने लग जाओ। रिफाइनमेंट तकनीक में सुधार कर दर्द कम करना और रिहैबिलिटेशन प्रयोग के बाद पशुओं का पुनर्वास करना, ये चीज़ आपको याद रखना है। खंडसा, देखिए जल्दी-जल्दी मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी नहीं टिक पाएँगे, मुझे इतना पता है ना? पशु कल्याण बोर्ड एडब्ल्यूबीआई की भूमिका लिखिए, क्वेश्चन आएगा। पशु कल्याण बोर्ड एडब्ल्यूबीआई की भूमिका आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? स्थापना, स्वरूप, सलाहकारी कार्य और वित्तीय सहायता, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट लिख के बताया है। जैसे पीसीए एक्ट हो गया 1960 की धारा 4 के तहत, है ना? पीसीए एक्ट 1960 की धारा 4 के तहत या अंतर्गत 1962 में गठित सांविधिक निकाय है। ये संस्थापक इसके कौन है ना? पीसीए एक्ट, है ना? पीसीए एक्ट या एडब्ल्यूबीआई के संस्थापक कौन है? तो श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणडेले। इसका मुख्यालय जो है मेरे दोस्तों बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है? बल्लभगढ़ हरियाणा में स्थित है। तो आपको याद रखना है। बात करते हैं सलाहकारी कार्य क्या होता है? सलाहकारी का मतलब ऐसा कि आखिर सलाह देने का कार्य कौन करता है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना? तो केंद्र व राज्य सरकार के तहत इसे संचालित किया जाता है। पशु कल्याण के हित में ये कानून लागू किया जाता है ना? या फिर क्रूरता हो गया, निवारण एवं परिवहन के दौरान क्या सावधानी रखना है, कैसे पशुओं का ट्रांसपोर्ट करना है, ये सब जितने भी कानून हैं, वो सब हमारा एडब्ल्यूबीआई या पीसी एक्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना? जिसका जो मुख्यालय है बल्लभगढ़ में है, कन्फर्म है, याद कर लीजिएगा, कन्फर्म है, याद कर लीजिएगा।
वित्तीय सहायता की बात करता हूँ मैं। पशु कल्याण संगठनों एडब्ल्यूओएस व गौशालाओं को मान्यता प्रदान करना, एम्बुलेंस, शेल्टर व चारा हेतु अनुदान देना। ये चीज़ आपको याद रखना है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पशुओं को अनावश्यक दर्द, पीड़ा तथा अमानवीय व्यवहार से बचाना और उनका कल्याण सुनिश्चित करना। अध्याय 3 क्रूरता के प्रतिषेध धारा 11 के तहत पशुओं को मारना, अत्यधिक बोझ लादना, बिना भोजन पानी के रखना, लावारिस छोड़ना, विष देना या मनोरंजन हेतु आपस में लड़वाना, ये क्या होता है? दंडनीय अपराध होता है। अध्याय 4 में क्या दिया गया है ना? अधिनियम के अंदर ही ये अध्याय है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर ये अध्याय दिया है, तो अध्याय 3 में धारा 11 का वर्णन किया गया है, जिसमें हम पशुओं को मारने से, अत्यधिक बोझ लादने से, बिना भोजन पानी के रखने से, लावारिस छोड़ने से, है ना? इसमें क्या हो सकता है? दंडनीय अपराध हो सकता है। इसका दंड का विधान धारा 11 में किया गया है। लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्रयोग के दौरान पशुओं को दर्द से बचाने हेतु सीपीसीएसईए के गठन का प्रावधान किया गया है। सीपीसीएसईए का गठन प्रावधान किया गया है कि कोई भी बेजुबान जानवरों पे गलत रिसर्च न हो या फिर दर्द रहित रिसर्च होना चाहिए, उसका व्याख्या दिया गया है धारा 14 से 20 में, है ना? प्रयोगों का नियमन के लिए, है ना? परिवहन व वध नियम, पशुओं के परिवहन अध्याय 5 में दिया है कि परिवहन व वध नियम, पशुओं के परिवहन के दौरान ओवरक्राउडिंग रोकना तथा वैज्ञानिक व मानवीय तरीके से वध सुनिश्चित करना। सीपीसीएसईए की भूमिका एवं कार्य को विस्तार पूर्वक वर्णन करें या सीपीसीएसईए का फुल फॉर्म लिखें, ये आ सकता है। 1 नंबर में आ सकता है सीपीसीएसईए का फुल फॉर्म लिखें, है ना? तो प्रयोग का नियंत्रण, पशुओं पर अनुसंधान से पूर्व एवं पश्चात उनके रखरखाव, भोजन व आवास को उच्च गुणवत्ता युक्त मानक तय करना, है ना? उच्च गुणवत्ता युक्त मानक तय करना, ये प्रयोगों में नियंत्रण करता है। पंजीकरण व निरीक्षण, प्रयोगशाला अनुसंधान संस्थाओं या पशु प्रजनकों यानी ब्रीडर्स का अनिवार्य पंजीकरण एवं नियमित निरीक्षण करना कौन करेगा? सीपीसीएसईए करेगा। अनुमति व दंड देना, यानी कोई यदि इसके गलत या खिलाफ कार्य करता है तो क्या दंड का प्रावधान है? तो बड़े जानवर जैसे प्राइमेट्स हो गए, कुत्ते पर प्रयोग हेतु विशेष स्वीकृति देना या नियमों को उल्लंघन करने पर संस्था लाइसेंस रद्द कर सकती है ना? फिर बात करते हैं गौवंश प्रतिषेध व नगर निगम की भूमिका का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, है ना? तो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम ये 2 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए मैं देखा जाए तो अलग-अलग एक ही क्वेश्चन को मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन इसके अलग-अलग 2 पार्ट भी कर रहा हूँ कि 2 नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे गौवंश प्रतिशोध अधिनियम दे देगा 2 नंबर में, नगर निगम की भूमिका भी 2 नंबर में दे देगा और जिस दिन पेपर हो जाए उस दिन आप मिला लीजिएगा। है ना? तो गौवंश प्रतिषेध अधिनियम मुख्य प्रावधान क्या है? तो गाय, बछड़े, बैल आदि के अवैध वध पर पूर्ण प्रतिबंध, गौवंश के विक्रय या अवैध परिवहन पर रोक। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट याद करें और पेपर में इसे डायरेक्ट लिखें। कानूनी कार्रवाई की बात करें तो उल्लंघन करने पर गैर जमानती अपराध दर्ज करना, कारावास 1 से 10 वर्ष एवं भारी अर्थदंड का प्रावधान। है ना? नगर निगम की क्या भूमिका है? तो एबीसी मैंने बोला एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम, आवारा कुत्तों का बंध्याकरण या स्टरलाइजेशन नहीं है, ये बंध्याकरण कैस्ट्रेशन, है ना? स्टरलाइजेशन लिख दिया, एक कैस्ट्रेशन व रेबीज रोधी टीकाकरण, एंटी रेबीज ड्राइव का यानी कि वैक्सीनेशन करवाना, बंध्याकरण करवाना, है ना? तो ये एबीसी कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा ही क्या होती है संचालित होती है। कांजी हाउस व शव निस्तारण, कांजी हाउस लागू करवाना, शव निस्तारण, तो जैसे शव निस्तारण का मतलब जो भी जानवर मर गया है, उसे हम क्या करें अच्छे से दफनाएँ। है ना? उसका विघटन करवाएँ। निराश्रित पशुओं को शेल्टर देना, डेयरी लाइसेंसिंग एवं मृत पशुओं का इंसिनरेटर वैज्ञानिक निस्तारण करवाना। तो ये चीज़ आपको आया होगा समझ में। प्राकृतिक आपदाओं में पशु कल्याण की क्या भूमिका है? प्राकृतिक आपदाओं में पशु कल्याण की क्या भूमिका है? इसे विस्तार पूर्वक वर्णन करें, है ना? तो जैसे पूर्व तैयारी करना, फिर आपदा के दौरान ही तैयारी कर लेना, है ना? कैसे बचा जा सकता है? तो जैसे पूर्व तैयारी, आपदा संभावित क्षेत्रों की मैपिंग, सुरक्षित ऊँचे आश्रय स्थल व कचरे के स्टॉक का प्रबंधन करना। सुरक्षित निकासी की बात करें तो बाढ़, तूफान, है ना? और भूस्खलन और देखा जाए तो हमारा क्या कहते हैं अ, वो आता है ना यार उम, कुछ बोलते हैं उसे, ठीक है? तो आपदा के अंतर्गत आता है बाढ़, तूफान हो गया, भूस्खलन हो गए, ये सब चीज़ें, है ना? तो पशुओं को खूँटे से खोलना एवं त्वरित सुरक्षा स्थानों पर पहुँचाना, आपात चिकित्सा प्रदान करना, सचल पशु चिकित्सा दल द्वारा घायलों का
उपचार, शवों का निस्तारण व संक्रामक रोगों का टीकाकरण, राहत व पुनरुद्धार, राहत शिविरों में सूखा भूसा, पशु आहार, मिनरल मिक्सर व स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना, है ना? ये देखिए, हमने एक चीज़ बनाया है आपके लिए। जैसे पशु यानी कि प्रमुख पशु कल्याण निकायों का सारांश, एडब्ल्यूबीआई इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सीपीसीएसईए का, है ना? आईएईसी का, है ना? तो पीसीए एक्ट 1960 धारा 4 और सीपीसीएसईए पीसीए एक्ट 1960 धारा 15 के तहत इस निकाय को किया गया और ये सीपीसीएसईए यह वैज्ञानिक प्रयोगों का नियंत्रण एवं नियमन करता है ना? तो ये सब चीज़ों को आपको क्या करना है, याद करना है। तो चलिए हमने ये हमारे जितने भी क्वेश्चन थे, गेसिंग क्वेश्चन आप मान सकते हैं, आपको ये याद कर ही लेना है। ये याद कर लेना है, अपना प्रयास कर लेना है और इसके बाद ये याद करने के बाद टाइम बहुत है, टाइम बहुत है, मेहनत करना है ना? मेहनत करना है और हमारे पास इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है यार। एक ही चीज़ है, हमें